चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, स्लैब की थ्योरी के बारे में हमने पहले देख लिया था। अब न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब। डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब फॉर अ रूम 6 मीटर बाई 2.77 मीटर provided over a masonry wall of 230 mm thick. Live load is 2 kN per meter square and floor finish is 1 kN per meter square. Use M20 mix and Fe415 grade concrete steel. तो देखिए यहाँ पर ये साइज जो दिया हुआ है, ठीक है, ये रूम का साइज है, एक लॉन्गर स्पैन और एक शॉर्टर स्पैन होगा। ठीक है, ये रूम का साइज दिया हुआ है, जो आपका इनर स्पेस है उसका साइज दिया हुआ है। इमेजिनरी वाल यानी कि ये सपोर्ट बिड्थ एक तरीके से दिया हुआ है, जो वॉल की थिकनेस है वही सपोर्ट है 230 mm का। तो लिख दीजिए M20 मिक्स यूज कर रहे हैं, यानी कि कंक्रीट का ग्रेड FCK, FY, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश, सपोर्ट बिड्थ। अब लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन से सबसे पहले चेक कर लेंगे 6 मीटर बाई 2.77 मीटर। तो ये आप देखेंगे ये 2 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ जितना भी आ जाएगा उसको देख लेंगे वो, और लिख देंगे कि ग्रेटर देन 2 है, इसलिए ये कौन सा स्लैब हो गया, वन वे स्लैब हो गया। अब वन वे स्लैब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग ही हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो शॉर्टर स्पैन को ही लेकर के हमको बाकी का पूरा डिजाइन करना है। तो ये हमने एक बीम बना दिया, जिसका ये स्लैब बना दिया जो 6 मीटर था इसका इनर स्पेस। ठीक है, और इसका जो शॉर्टर स्पैन है वो जो एक्स डायरेक्शन में जिसको हम लेके चल रहे हैं वो है 2.77 मीटर। तो 2.77 मीटर उसका क्लियर स्पैन है। ठीक है, बिड्थ, अब ये जो लॉन्गर स्पैन है उसका अब ज़्यादा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मेन स्पैन है या मेन डायरेक्शन है जिधर हमको रेनफोर्समेंट मेन वाला प्रोवाइड करना है। इधर तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आएगा क्योंकि वन वे स्लैब है। ठीक है, तो बिड्थ इसका जो शॉर्टर स्पैन है 2.77 मीटर, यही स्पैन हो गया, और बिड्थ हमें 1 मीटर ले लेना है। अब पहला स्टेप था कि हमको यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन ले लेना है। इफेक्टिव स्पैन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा, तो 2.77 मीटर क्लियर स्पैन था, सपोर्ट बिड्थ 0.23 था, तो ये 3 मीटर आ गया हमारा। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन आ गया। अब L/D बेसिक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमको पता है, वहीं पर IS कोड का जो क्लॉज मैंने आपको बताया था वहाँ से सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जो है वो 20 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर L/D बेसिक की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, HYSD बार है, देखिए Fe415 ग्रेड का है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील मैंने आपको बताया था कितना लगभग एज्यूम करें, 0.35% एज्यूम कर लें। अगर Fe500 होता तो 0.30 एज्यूम कर लेते, तो वो मैंने वहाँ पर पहले आपको लिख के बताया हुआ था थ्योरी में। ठीक है, 0.35% जब ले लिया, और Fe415 ग्रेड के लिए FS की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो आपको मिल जाएगी 0.58 FY होता है। तो वहाँ से फिर जब मॉडिफिकेशन फैक्टर आप फिगर से निकालेंगे तो वो फिगर 1.4 होता है। ठीक है, तो इसको चाहें तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं IS कोड से। ये फिगर नंबर 4 था। तो Fe415 जब आप यहाँ रखेंगे तो Fe415 के लिए कितना आ जाएगा, करीब 240 आ जाएगा। तो 240 वाला, और हमने परसेंटेज ऑफ स्टील कितना लिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टील 0.35 लिया हुआ है। तो 0.35 यानी कि कहीं समथिंग यहाँ पर 0. चूँकि ये 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, तो 0.3 और 0.4 के बीच में 0.35 होगा। अब कौन सा हमको ग्राफ लेना है, वो ग्राफ देखना पड़ेगा। तो ग्राफ Fe4 ये वाला लेना है। ठीक है, ये जो सेकेंड वाला ग्राफ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से चलिए, अब यहाँ से चलेंगे, इसको बढ़ाते हुए लेके जाएंगे, यहाँ कहीं मिलेगा। तो देखिए ये कुछ यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है, देखिए स्लैब के न्यूमेरिकल में 1.4, ये 1.4 हमको यहाँ पर मिल जाता है। IS कोड से देख लीजिए, 0.3 पर जैसे ही जाते हैं यहाँ से जाएंगे तो ये 1.2 है, ये 1.6 है, तो मिडिल वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1.4 हो गई। तो ये 1.4 हो गया।
तो वैसे भी मैंने ये वैल्यू ऑलरेडी लिख रखी है आपके थ्योरी में, तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप सीधे डायग्राम से जाकर के देख लें। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हमने 0.35% जैसे ही एज्यूम किया और Fe415 ग्रेड यूज किया, तो उस फिगर नंबर 4 से हमको मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल गया जो कि 1.4 था। इफेक्टिव डेप्थ निकालने का भी जो फार्मूला था L/L/D बेसिक इंटू MF। L का मतलब क्या है, वो जो इफेक्टिव स्पैन है जो हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर वन वे स्लैब में केवल काम किसका होता है, शॉर्टर स्पैन का, ठीक है। तो शॉर्टर स्पैन के लिए ही पूरा कैलकुलेशन वगैरह करना है, लॉन्गर स्पैन में तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो बेंड भी वो शॉर्टर स्पैन के ही लॉन्ग होनी है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रोवाइड करेंगे L/L/D बेसिक इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो इफेक्टिव स्पैन जो है 3000 हो गया, L/D बेसिक की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 रहती है, ये 1.4 रहता है। तो जैसे इनके वैल्यू रख देते हैं, ये पूरा mm में रखेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। ये दोनों ही मीटर, ये जो वैल्यू है L, जब L मीटर में रखेंगे तो dB मीटर में आएगा, L मिलीमीटर में रखेंगे तो dB मिलीमीटर में, चूंकि इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, नीचे जो पूरी वैल्यू है और इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। तो 3000 लग दिया हमने mm में, 3 मीटर आया था, और L/D बेसिक 20 होगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 होगा, तो ये वैल्यू हो गई 107.14 mm, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ, अब जैसे मैंने बताया चूंकि ये डिजाइन है तो ये प्रैक्टिकली हमको फील्ड में प्रोवाइड करना है, तो हमको क्या करना है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं लिखना जिसको प्रोवाइड करना मुश्किल हो। अब इतना सा इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड करना एग्जैक्टली 0.14 mm डेसिमल के बाद 2 अंक तक बड़ा मुश्किल है। मेजर करिए आप फील्ड में, कैसे स्लैब की मोटाई इतनी रख पाएंगे, 107.14, इवन 107 रखना भी मुश्किल ही है, एग्जैक्टली स्केल से रख करके उसको मिलीमीटर में नापना मुश्किल है। तो हमने 10 के मल्टीपल में रखा हुआ है, तो जो डेप्थ रिक्वायर्ड है उसी को राउंड ऑफ करके हमने 10 के मल्टीपल में रख दिया। तो पहले तो इसको हटा दीजिए, इंटीजर ले आइए, 107 है उसको मॉडिफाई करके 10 के मल्टीपल में कर दिया 110, और हमने मान लिया कि जो बार कट आया है वो 10 mm है जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टोटल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस डायमीटर ऑफ बार बाई 2। तो 110, और क्लियर कवर मैंने बताया था जनरली स्लैब के लिए 15 mm, और डायमीटर 5, वो 10 mm था तो 10/2 से 5 हो गया, तो ये 130 हो गया। यानी हमारी डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर इफेक्टिव डेप्थ जो आ जाती है वो है 110 और टोटल डेप्थ 130। लोड कैलकुलेट करना है, तो लोड के लिए सेल्फ वेट प्लस फ्लोर फिनिश, तो ये मैंने आपको बताया था 25D प्लस फ्लोर फिनिश 25 इंटू D। यहाँ पर देखिए कैपिटल D लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब जो कि मीटर में रखना होता है, तो 130 mm था तो 0.13 मीटर हो गया प्लस 1, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो ये 4.25 हो गया। टोटल लोड निकालना है तो डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड 4.24 आ गया और लाइव लोड 2 है तो 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। टोटल अल्टीमेट लोड जो है वो टोटल सर्विस लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर्विस लोड था 6.25, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 9.375। हमने इसको 2 अंक तक राउंड ऑफ कर लिया तो 9.38 लिख दिया। अब इफेक्टिव स्पैन निकालना है तीसरे स्टेप में, जो कि करेक्ट होगा, क्योंकि अब हमको इफेक्टिव डेप्थ भी मिल चुकी है। तो इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन प्लस सपोर्ट विड्थ, दोनों में से जो कम होगा वो लेना होता है। तो इफेक्टिव डेप्थ 0.11 मीटर आ गया, देखिए 110 mm था तो 0.11 मीटर, तो ये 2.88 मीटर हो गया, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये 3 मीटर जो हम पहले ले करके चले थे। लेकिन अब हमें देख के पता चलेगा कि दोनों से मिनिमम लेना है, तो 2.88 इज द करेक्ट आंसर। यानी अब यहाँ से आगे जो भी हम शॉर्टर स्पैन की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 2.88 मीटर लेंगे। अभी तक 3 मीटर ले रहे थे क्योंकि हमको इफेक्टिव डेप्थ उसका मिला नहीं था, ठीक है। तो पहले हमको उसी के आधार पर ट्रायल करना है और थर्ड स्टेप में जाकर के करेक्ट वैल्यू एक बार उसकी ले लेना है। अब उसके बाद अगला स्टेप था डिजाइन मोमेंट निकालने का। तो मोमेंट का फार्मूला वही है WL²/8, WF हमने पहले ही निकाल लिया है, देखिए 9.38 L², ठीक है। तो ये L की वैल्यू अब कितनी आ गई है, 2.88 मीटर, तो 2.88 का स्क्वायर/8, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर WF का ये UDL लग रहा था, एक तरीके से कह सकते हैं, ये UDL WF का लग रहा था, ठीक है। तो मोमेंट कैलकुलेट करने पर आ गया 9.72 किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, तो कुछ चीज़ें आप वैसे भी समझ सकते हैं कि मोमेंट है तो किलो न्यूटन मीटर में होगा, ठीक है। एक्चुअली ये किलो न्यूटन पर मीटर में था तो डायरेक्टली वो किलो न्यूटन मीटर में ही आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन से चेक कर लीजिए कि जो डेप्थ आ रही है यहाँ से
वो हमारी प्रोवाइड की गई से कम है या नहीं, यानी कि जो ज़रूरत है वो कम होना चाहिए, जो हमने प्रोवाइड किया है पहले वो ज़्यादा होना चाहिए। तो एमयू लिमिटेड, ये मैंने आपको बताया था कि FE415 के लिए कितना होता है 0.138 FCK BD स्क्वायर, जो कि कहाँ से आया, ये RU की वैल्यू है, RU इंटू BD स्क्वायर होता है। उसमें से हमने FE415 ग्रेड के लिए जब सॉल्व किया था तो 0.138 FCK आ जाता है। अब एमयू लिमिटेड को किसके बराबर कर देना है, MF के बराबर कर देना है। MF कितना है 9.72 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन उसको फिर न्यूटन मिलीमीटर में रखना है क्योंकि इधर FCK है। जैसे ही स्ट्रेसेस आता है मटेरियल का, चाहे वो कंक्रीट का हो, स्टील का हो, तो फिर वहाँ पर डाटा उसी के हिसाब से यूज करना है। FCK की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहती है, यानी कि फोर्स जो है न्यूटन में और डायमेंशन, वो जो लेंथ की डायमेंशन है वो मिलीमीटर में, ठीक है। तो 9.72 किलो न्यूटन मीटर था, उसको न्यूटन मिलीमीटर में बदला तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 0.138 FCK की वैल्यू 20 थी, B की वैल्यू 1000 ही लेना है, D स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने पर D की वैल्यू 59.34 mm आ गई, जो कि हमारी प्रोवाइडेड से कम है, क्योंकि हमारी प्रोवाइडेड वैल्यू 110 थी, ठीक है। इसका मतलब हमने जो प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा है, जो ज़रूरत है वो कम है, इसका मतलब हम सेफ साइड में हैं, इसलिए हमने लिख दिया ओके। जब ये बात चेक हो गई, देखिए ये एक चेक था, ये 5th नंबर पे जो था वो एक चेक हमने अप्लाई कर दिया, वो सेफ हो गया। अगला स्टेप चलेंगे, मेन एरिया का स्टील निकालेंगे, ठीक है। मेन स्टील निकालेंगे, उसका एरिया AST 0.5 FCK अपॉन FY इंटू B इंटू D, ठीक है। D 110 है, ठीक है। 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MF, MF की वैल्यू आपको पता है और वो मैंने बताया था न्यूटन मिलीमीटर में ही रखना है। 4.6 MF अपॉन FCK B इंटू D स्क्वायर, ठीक है। तो B इंटू B को हमेशा 1000 ही रखना है mm में, और D जो है हमको पहले ही पता चल चुका है 110 है। एरिया ऑफ स्टील सॉल्व करने पर 257.4 mm स्क्वायर आ गया है, 257.4, ये एक तरीके से रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर कितने डायमीटर के बार प्रोवाइड कर दें मेन स्टील के लिए, 8 mm डायमीटर के बार, ये हमको एज्यूम करना है। इफ 8 mm डायमीटर बार इज प्रोवाइडेड, तब एक बार का एरिया कितना होगा π/4 इंटू D स्क्वायर, तो ये हो गया 50.26। स्पेसिंग निकालना है, तो 1000 इंटू AST अपॉन कैपिटल AST, यानी 1000 इंटू 257.4, सॉरी 1000 इंटू 50.26 अपॉन 257.4। इसमें जैसे ही रखेंगे तो ये वैल्यू स्पेसिंग की आ जाती है 195.3। तो ये एरिया ऑफ स्टील हमने पहले टोटल कैलकुलेट किया, फिर एक बार एज्यूम कर लिया, उसका एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, फिर स्पेसिंग निकालने के लिए 1000 इंटू AST अपॉन AST कर दिया, तो वहाँ से सॉल्व करने पर 195.3 mm आ गया। तो ये स्पेसिंग हमको यहाँ से पता चल गई। तो जब स्पेसिंग में लगी तो उस स्पेसिंग को चेक भी करना है, तो सबसे पहले तो ये जो स्पेसिंग है उसको राउंड ऑफ करके प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो 195.3 मैंने कहा था 10 के मल्टीपल में इसको भी प्रोवाइड कर दें, लेकिन स्पेसिंग ज़्यादा नहीं रखना, जैसे कई जगह मैं बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। स्पेसिंग अगर ज़्यादा कर देंगे मतलब स्टील कम कर दिया, स्पेसिंग ज़्यादा का मतलब दूर दूर कर दिया। जब ज़्यादा दूर दूर छड़ें कर देंगे तो उतनी ही लंबाई में कम छड़ें आएंगी जितनी कि पहले आ रही थी। तो इसको हमें गैप को कम करना है, ज़्यादा नहीं करना, और कम किसके फॉर्म में करना है 10 के मल्टीपल में। तो 195 से कम करके हमने कितना प्रोवाइड कर दिया 190 कर दिया, तो प्रोवाइड स्पेसिंग जो कि 190 है। अब इस 190 को चेक कर लीजिए कि मेन स्टील के लिए जो क्राइटेरिया है उससे कम है या नहीं, तो 3D या फिर 300 दोनों से कम होना चाहिए। 3D यानी 3 इंटू 110 330, तो देखिए 330 और 300 दोनों से कम है ये 190, ठीक है। इसका मतलब इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेन स्टील हमने कैसे प्रोवाइड कर दिया, 8 mm डायमीटर की बार को 190 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर प्रोवाइड कर दिया। ये तो आपको लिखना ही है जब मेन स्टील रहेगा, ठीक है। बेंड द अल्टरनेट बार एट द स्पेसिंग ऑफ 0.1 टाइम्स ऑफ स्पैन या 10% ऑफ स्पैन, ठीक है। स्पैन कितना था 3 मीटर था, तो 3000 था, ठीक है। लेकिन ये पहले यूज कर रहे थे 3, बाद में जब करेक्ट स्पैन निकाला तो 2.88 निकला था, तो 2.88 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में आएगा, मिलीमीटर में निकालना है तो 2880, तो 2880 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट बार को बेंड कर देना 288 से, तो आप उसी को भी 10 के मल्टीपल में रख दें, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप
उससे जस्ट पहले भी ले सकते हैं, जस्ट बाद वाला भी ले सकते हैं 10 का मल्टीपल, ठीक है। तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, बट ये बेहतर इसलिए होता है 10 का मल्टीपल प्रोवाइड करना, क्योंकि फील्ड में 288 जैसा मैंने बताया मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 290 फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट, जहाँ सपोर्ट का फेस है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ से 290 mm प्रोवाइड करना है। यानी कि जैसे कि ये बीम है, ठीक है, यह स्लैब है, ये इसका दोनों तरफ का सपोर्ट है, तो इस फेस से कितनी दूर पर बेंड कर देना, यहाँ पर, इससे कुछ दूर पर, यहाँ पर, ये दूरी कितनी है, ये 0.1 LX है, ठीक है, जो कि 290 mm है। सिमिलरली इस तरफ भी 290 mm होगा। यानी अगर मैं बार को बनाऊं तो ये ऐसे जा करके ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ये ऐसे जा करके इस तरीके से जाएगी, ऐसे मोड़ देंगे उसको। अब एक्चुअली ये लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, मैंने बताया ये 80% समथिंग होता है, ये 10% होता है और ये 10% होता है। देखिए 0.1 LX लिखा ही हुआ है, लेफ्ट में 10%, राइट में 10%, ये सपोर्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो ये तो हो गया हमारा मेन स्टील की कैसे प्रोवाइड करना है, कितनी दूर पर बेंड करना है। डिफ्लेक्शन के लिए चेक करना है तो परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, अगला स्टेप जो था 100 AST, जो AST आया था 257.4 अपॉन बी, तो हमको पता ही है, और इंटू डी, तो ये आ गया 0.23%, और हमने एज्यूम कितना किया था 0.35%, ठीक है। तो 0.35% हमारा ज़्यादा है, चाहे तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दें कि 0.35% जो कि हमने प्रोवाइड किया है, जो कि ज़्यादा है। हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है या एज्यूम किया हुआ है वो है 0.35, जरूरी कितने की है 0.23 की, मतलब सेफ साइड में है, ये भी ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करना है तो इसका ग्रेड भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्टील का ग्रेड तो जनरली दिया रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं दिया रहता। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अगर दिया हुआ है ग्रेड तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एज्यूम कर लीजिए। तो अब चूंकि मेन स्टील Fe415 का था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी मान लिया Fe415 का। 6 mm डायमीटर, वो 8 mm का माना था मेन बार, और इसको मान लिया कि ये 6 mm का, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ स्टील चूंकि HYSD बार हो गई, Fe415 और Fe500 HYSD बार में आता है, तो 0.12% ऑफ ए ग्रॉस होता है, ठीक है। 0.12% यानी कि 100 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू ग्रॉस एरिया B इंटू डी के बराबर होता है। B हमारा 1000 है, कैपिटल D जो है वो 130, इसको सॉल्व करने पर 156 mm² आ गया। तो ये AST D कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशली D लगा दिया है हमने, ASTD 156 mm²। स्पेसिंग निकालना है तो एक बार का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया इंटू 1000, हमने 6 mm की बार एज्यूम की थी, तो π/4 6² ASTD 1 हो गया। टोटल एरिया ऑफ स्टील जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वो 156 है, इंटू 1000 181.24 आ गया, ठीक है। तो इसी को राउंड ऑफ करके हमने कितना प्रोवाइड कर दिया है 180 mm। मैंने आपको बताया 10 के मल्टीपल में स्पेसिंग जो है वो जो वैल्यू है उसे कम की तरफ राउंड ऑफ करना। अब इसको चेक कर लीजिए कि ये 5D या 450 से कम है या नहीं है, क्योंकि स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए 5D या 450 दोनों से कम होना चाहिए। तो 5D 550 हो गया, 450 दोनों से कम है ये 180, यानी ये भी सेफ है। तो 6 mm डायमीटर की बार प्रोवाइड कर दे, कितनी स्पेसिंग पर 180 mm की स्पेसिंग पर। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। इससे पहले हमने देखा था मेन स्टील के बारे में, ठीक है। शियर के लिए चेक कर ले तो मैक्सिमम शियर VU इक्वल टू WF इंटू L/T। WF हमने पहले ही चेक कर लिया, 9.375 इंटू 2.88 अपॉन 2 13.5 किलो न्यूटन हो गया। चूँकि 50% बार को बेंट अप कर रहे हैं सपोर्ट पर, ठीक है, तो परसेंटेज अवेलेबल 100 AST अपॉन BD, लेकिन AST1 मैंने आपको बताया था थ्योरी में, AST1 AST/2 के बराबर हो गया। AST/2 कर देंगे तो ये आपका 0.12% आ गया परसेंटेज ऑफ स्टील। 0.12% के करस्पॉन्डिंग M20 ग्रेड का चूंकि कंक्रीट यूज हुआ है, टेबल नंबर 19 को जैसे यूज करेंगे तो टाउसी जैसे आप पहले निकालते थे LSM में, वैसे ही 0.28 हो गया, ठीक है। देख लेते हैं टेबल नंबर 19। ये है टेबल नंबर 11। टेबल 16,
ये टेबल नंबर 19, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ स्टील 0.12% था और M20 0.12, ये परसेंटेज ऑफ स्टील जो कि 0.15 से भी कम है, उन्होंने लिखा है लेस देन और इज इक्वल टू, तो 0.12%, ठीक है। और M20 तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो गई, 0.28 हो गई। तो 0.28 ये वैल्यू मिल गई टाउ सी की। शेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट K इंटू टाउ सी इंटू बी इंटू डी हो जाएगा। K की वैल्यू डेप्थ चूंकि 150 mm से कम है उसकी स्लैब की, तो 1.3 जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, 1.3 इंटू टाउ सी, ठीक है, इंटू बी इंटू डी, ये 40 किलो न्यूटन आ गया, जो कि अप्लाइड से ज़्यादा है। अप्लाई कितना हो रहा है, 13.5 किलो न्यूटन। तो ये भी सेफ हो गया यहाँ पर भी, ठीक है, सेफ या ओके लिख सकते हैं। अब डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लें। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए डेवलपमेंट लेंथ इस फार्मूले को लागू करना चाहिए। तो LD का फार्मूला 0.87 F5 5 अपॉन टाउ BD होता है, ठीक है। यहाँ पर टाउ BD कैसे निकलेगा, टाउ BD निकालने के लिए ये आपको उसी के फार्मूले में जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बार तो टेंशन में है लेकिन प्लेन बार नहीं है, डिफॉर्म्ड बार है। तो जो टाउ BD की वैल्यू आएगी उसको 60% बढ़ा देना है। टाउ BD कहाँ से मिलेगा आपको, वो मैं आपको यहाँ से टेबल से बता देता हूँ। ये टाउ सी मैक्सिमम है, ये देखिए टाउ BD की वैल्यू दी हुई है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, 26.2.1.1। M20 ग्रेड के लिए कितना है टाउ BD, 1.2, लेकिन उन्होंने कहा डिफॉर्म्ड बार के लिए 60% बढ़ा देना है। तो ये हमने टाउ BD M20 ग्रेड के लिए निकाल लिया 1.2, और डिफॉर्म्ड बार है जो कि Fe415 है, ठीक है। Fe415 और 500 दोनों ही डिफॉर्म्ड बार की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो 1.6 कर दिया। तो टाउ BD की मिल गई 1.2 इंटू 1.6, 4 हो गया, 0.87 FY इंटू 5, ठीक है। मेन बार हमारी 8 mm की थी, उसी के लिए डेवलपमेंट लेंथ चेक करना है। 376 आ गया LD, 1.3 M1 अपॉन VW या VF या VU, ठीक है। फैक्टर लोड 13.5 किलो न्यूटन आया था, अभी हमने देख लिया था यहाँ पर VU की वैल्यू 13.5 किलो न्यूटन। तो ये 13.5 इंटू 10 की पावर 3 कर दिया है, जो कि न्यूटन में बदल दिया है। और MF की वैल्यू भी हमने न्यूटन मिलीमीटर में लिख दिया है, 1.3 M1। अब M1 की वैल्यू कितनी होगी, MF/2 होगी। सिंपली सपोर्टेड के लिए मैंने आपको बताया था 9.72/2 करेंगे तो 4.86 आ जाएगा, 4.86 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये न्यूटन मिलीमीटर में हो गया, ये न्यूटन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर में आ जाएगा, और L0 की वैल्यू भी मिलीमीटर में। तो LD की वैल्यू जो है वो सॉल्व करने पर 376 आई थी, 376, और ये आ गया, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 468 आ गया, यानी 376 LD 468 ये और प्लस L0। अब हमको पता है कि 468 ही 376 से ज़्यादा है। अब उसमें कुछ जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन ज़्यादा तो रहेगा ही इससे। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेफ हो गया कि डेवलपमेंट लेंथ जो ज़रूरी है वो है 376, जो हमने प्रोवाइड कर दिया वो है 468 प्लस एनकरेज लेंथ। ये एनकरेज लेंथ की वैल्यू मैंने आपको बताया था डिफॉर्म्ड बार के लिए 8 होता है, 8 टाइम्स ऑफ बार डायमीटर, यानी 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। यानी इसमें अभी 64 और ऐड कर देंगे, लेकिन इसको अभी देख के ही पता चल जा रहा है कि 468 चूँकि ज़्यादा है 376 से, तो वैसे ही सेफ हो गया। प्लस एनकरेज लेंथ है, कुछ जुड़ ही रहा है, तो ऑब्वियसली ये राइट साइड वाला पोर्शन बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सेफ हो गया। यानी ये सीआर में भी सेफ हो गई, डेवलपमेंट लेंथ में भी सेफ हो गई, परसेंटेज ऑफ स्टील में भी डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर लिया, और परसेंटेज ऑफ स्टील साथ इफेक्टिव डेप्थ के लिए भी हमने चेक कर लिया कि बेंडिंग मोमेंट में सेफ हो रहा है। इस तरीके से तीनों चारों चेक हमने अलग अलग तरीके से लगा लिए, हर तरीके से सेफ भी हो गया। तो फाइनली हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं कि टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब हमारा 130 mm है, इफेक्टिव डेप्थ 110 mm है, मेन स्टील 8 mm बार है, 8 mm डायमीटर की बार जो कि 190 mm सेंटर टू सेंटर पर प्रोवाइड किया गया है। उसमें हर एक अल्टरनेट बार को बेंड कर दिया गया है अपोजिट साइड में, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर, 10% ऑफ स्पैन के बराबर। तो 2.88 इंटू 1 करते तो 288 आ रहा था, जिसको हमने 290 कर दिया था फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो कि Fe415 ग्रेड का ही है, लेकिन इसमें 6 mm के बार हमने यूज की है, और उसमें स्पेसिंग आ गई है 180 mm सेंटर टू सेंटर। थैंक यू।
देखिए एक बात और समझ लीजिए, बाद में इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि अब ये हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल इसका ख़त्म कर दिया। ये अगला क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन यहीं तक है। अगर एग्जाम में केवल सॉल्व करने के लिए आता है तो आप इतना ही सॉल्व कर दें, और अगर उसने कहा है कि सॉल्व करने के साथ साथ डिटेल ड्राइंग भी बनाएं तो वही कंप्लीट ड्राइंग आपको बना देना है, जिस तरीके से स्लैब के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, बट क्वेश्चन को पहले सही से रीड कर लें। जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि थ्योरी भी, वो कैलकुलेशन भी पूरा करना पड़े और ड्राइंग भी पूरी। या तो आपसे पूरा कैलकुलेशन ही पूछेगा या केवल ड्राइंग बनाने के लिए पूछेगा, दोनों ही। चूँकि इसके काफ़ी मेजर टास्क माने जाते हैं तो एग्जाम टाइम में इनको दोनों को एक साथ कर पाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लें सही से क्या पूछा गया है, उसके बेसिस पर ही उसको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 2 वे स्लैब का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।